हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल में भौतिक स्वरूपों की। उसके अंदर हमने बात कर ली है हिमालय की, यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। उसके बाद हम दूसरा जो प्रकार ले रहे हैं भौतिक स्वरूपों में, वो आज न्यू है, उत्तर का विशाल मैदान। आपका जो क्वेश्चन बनेगा, जो कैसे बनेगा, भारत के भौतिक प्रदेशों को विभाजित करते हुए किसी एक का पूछेगा। ये पूछ लेगा उत्तर के विशाल मैदान का विस्तृत वर्णन कीजिए, या ये पूछ लेता है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन कीजिए, या दोनों को कंपेयर करके दोनों का अंतर पूछ लेता है, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों का अंतर पूछेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपके। 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक है भौतिक स्वरूप, इसमें से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, और आपको मैप में भरने वाले क्वेश्चन भी इसी में से मिल जाएंगे, क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे भारत के भूगोल को समेट के रखता है। क्योंकि हम पूरे भारत को पढ़ रहे हैं इसके अंदर। जैसे हम आगे कोई टॉपिक लेंगे, खनिजों का टॉपिक ले लिया, तो खनिज भी इसी में से हैं कि यहाँ पे हम जब पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार में हम जगहों को पढ़ेंगे कि कौन सी जगह कहाँ पे हैं, कौन सी स्थलाकृतियाँ कहाँ पर हैं। हम वहाँ पे फिर इन खनिजों को आगे के चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं आपको पूरी की पूरा जो मटेरियल होता है, कच्चा पदार्थ, यानी कि यहीं से मिलता है आपको। आप समझ रहे होंगे, जब किसी उद्योग को हम बनाते हैं तो उसे रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, किसी पर्टिकुलर स्थान से मिलता है। तो उस स्थान की जो जानकारी ले रहे हैं वो इसी टॉपिक से ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे भौतिक स्वरूपों की। हम जो टॉपिक था अपना भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप में दूसरे नंबर का जो पॉइंट है, पहला आपने पढ़ा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा हो गया उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। ध्यान से समझना इसको, हमने पहले भी इसकी चर्चा कर ली थी, उसके साथ में ही इसी में भी वही दो मत हैं जो पहले हमने चर्चाएं की है। ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, ये भारत के लिए नवीन संकल्पना है, यानी कि ये नवीनतम जो संकल्पनाएं हैं, या नवीन स्थलाकृति के रूप में मान सकते हो इसको, क्योंकि आज भी ये बनता जा रहा है। आने वाले टाइम में इसकी जगह बता रहे हैं कि यहाँ पर्वतीय क्षेत्र ही बन जाएगा, लेकिन वो लंबे टाइम के बाद में होगा, जब तक हम नहीं रहेंगे। तो अब जो पढ़ रहे हैं नवीनतम जो संकल्पना बन रही है, जैसे प्रायद्वीपीय पठार वो पहले का ही है, उत्तर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो भी बन चुके हैं, नवीन है, लेकिन इससे नवीन नहीं है। उसके बाद में जो लास्ट में जो बना हुआ है वो उत्तर का विशाल मैदान बना हुआ है। तो ये कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके जो वर्गीकरण है वो करेंगे हम। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं उत्तर का विशाल मैदान। इस विशाल मैदान में उत्तर से उत्तरी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हिमालय क्षेत्र है, इससे जो नदियों की धाराएँ निकल कर आती हैं, और दक्षिण से प्रायद्वीपीय पठार की जो धाराएँ निकल कर के आती हैं, इन दोनों के अवसादन से नवीन जो स्थलाकृति बनी, वहाँ के उस गड्ढे को या गर्त को भर दिया गया अवसादन से, जिसके बाद में वो मैदान का रूप ले लिया। तो इसकी जो उत्पत्ति है, इस उत्तर के विशाल मैदान की उत्पत्ति भूआकृति जो विज्ञानी हैं वो बताते हैं कि इनके दो मतों के अनुसार होती है। भूआकृति जो विज्ञानी हैं, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, वो बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति दो मतों के कारण ही हुई है। एक तो कौन सी, भूसन्नति के अनुसार। पहला मत तो कौन सा बताते हैं, भूसन्नति। देखो, इस दोनों को आप समझ लोगे तो दोनों आपके क्लियर हो जाएंगी, हिमालय वाला भी क्लियर हो जाएगा और ये उत्तर का विशाल मैदान भी क्लियर हो जाएगा। भूसन्नति में जो पर्वतीकरण का जो निर्माण किया था, आपने उत्पत्ति की थी उसकी, तो उसके अंदर हमने चर्चाएं की है कि जब पर्वतीय क्षेत्र बन चुके थे, उसके बाद में उसके आगे एक गड्ढा बना, गहरी गर्त बनी, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे अग्रगर्त। क्या बोलते हैं, अग्रगर्त बोलते हैं उसको, यानी आगे का खाई या गर्त, ट्रेंच बोलते हैं। जैसे ही हम बात करें, एक तो होता है खाई,
और एक होती है गर्त। जब हम समुद्र महासागरीय उच्चावच पढ़े थे उस टाइम में हमने इसकी चर्चाएं की थी। जैसे बात करें, ये वाला कोई बेसिनुमा भाग है समुद्र में, ठीक है, ये समुद्र है पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ पानी भरा हुआ है। तो ये जो गहरा भाग है इतना आप देख रहे हो, इसको तो बोल दो आप खाई, ठीक है। अब इसके अंदर भी ये अगर ऐसी इस्लागर्ती बन रही है, यहाँ पे ये बन गया गहरा गड्ढा बन गया, तो ये जो गड्ढा बन रहा है इसको गर्त बोलते हैं, इसको ट्रेंच बोलते हैं। ऐसी ही एक गर्त हिमालय के दक्षिण में बन गई थी और इसके दक्षिण में बनने के बाद में जो हिमालय क्षेत्र से, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, भूसन्नति की बात कर रहा हूँ, जब ये संपीड़न हुआ, अभिसरण क्रिया हुई, तो अभिसरण के कारण जो क्रिया होने के बाद में इसमें जो उत्तर से आने वाले पर्वतीय क्षेत्र की नदियाँ और प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है उससे आने वाली जल धाराएँ अपने साथ में मलबा लेकर के आई और इस गर्त को भर दिया। जैसे हमने कहाँ पे बात की, इस बेसिनुमा बात में, यहाँ पे जैसे ये मलबा था पूरा का पूरा, ये क्या था, मलबा था। इस मलबे में यहाँ पे संपीड़न हुआ, इधर से अभिसरणी क्रिया हुई, यहाँ का जो मलबा हुआ तो ऊपर उठ गया, ठीक है, ये तो पर्वतीय क्षेत्र बन गया। अब लास्ट में अगर यहाँ प्रायद्वीपीय पठार की तरफ ये क्षेत्र है, इसका मलबा ऊपर नहीं उठ पाया, यहाँ का मलबा यहाँ पे वलन ये हो गया ऐसे, तो यहाँ पे क्या बन गई है कि खाई बन गई ना, इसके दक्षिण में क्या बन गई है कि खाई बन गई। तो यहाँ ये प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ा हुआ क्षेत्र था, तो इधर से जो नदियाँ आ रही थी पूर्ववर्ती, या जो हमने बात की थी पूर्ववर्ती नदियों की, वो नदियाँ, और इधर से प्रथम श्रेणी की पूर्ववर्ती नदियाँ इधर से मलबा ला करके इसमें जमा करती गई। इधर से जो जलधाराएँ आई वो जलधाराएँ भी यहाँ आकर के मलबा ला करके जमा करती गई और इस पूरे क्षेत्र को यहाँ पे क्या कर दिया, भर दिया। आ गया समझ में। ये तो कैसे बना हुआ है, भूसन्नति के अनुसार। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, भूसन्नति के अनुसार हुई। कहाँ पे हुई, इसके अग्रगर्त में अवसादन की क्रिया के बाद में हुई, यानी नदी के निक्षेपण के द्वारा हुई है, ठीक है। ये तो भूसन्नति वाला हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, देखो सेम सा लगता है लेकिन है नहीं, इसके बनने की प्रक्रिया अलग है। यहाँ पे प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार बता रहे हैं, दूसरा मत, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार, ये नवीनतम सिद्धांत है, जो मॉर्फोलॉजी का जो भौतिक भूगोल है उसका नवीनतम सिद्धांत है प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। इसके अनुसार इन्होंने कहा था, इस सिद्धांत के अनुसार, कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक गड्ढा बढ़ जाता है। जैसे ही इन्होंने बताया प्लेट विवर्तनी की में, ये किसने दिया था, हैरियस और रॉबर्ट डिज ने, ठीक है। मॉर्गन ने इसमें संशोधन किया और पार्कर ने भी इसमें सहयोग दिया। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, टकराने से इसके मध्य में क्या पड़ जाएगा, ये गड्ढा पड़ जाएगा। जब दो चीज़ें आपस में टकराएंगी तो बीच में क्या पड़ जाता है, गड्ढा पड़ जाता है, खाई पड़ जाती है। यानी पहले यहाँ थी नहीं, कहने का मतलब इन प्लेटों के बीच में कोई जगह नहीं थी। ये कहाँ से आई, जब दो प्लेटें आपस में टकराएं तो अगर भारी प्लेट उसके नीचे जाएगी, जैसे ये हाथ हैं, ये मान लो दो प्लेटें हैं, अगर ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी और यहाँ से अगर ये हाथ नीचे जाएगा तो ये जो क्षेत्र है इसके पास वाला वो नीचे दबेगा, तो यहाँ क्या बन गया, एक गड्ढा बन गया। तो ये जो गर्त बना है यहाँ पे, ये जो देखो एल टाइप में इस आकृति में यहाँ पे क्या बन गई, ये गड्ढा बन गया, तो इसको बोलते हैं गर्त। ऐसी आकृति बन जाती है, बनेगी या नहीं बनेगी यहाँ पे, क्योंकि भारी प्लेट तो इसके नीचे जा रही है, ठीक है, हल्की प्लेट यहाँ इसके पास में यहाँ पे रहेगी, तो बीच में क्या बन गई है कि खाई बन गई यहाँ पे। इस खाई में उत्तर से आने वाला मलबा और दक्षिण से आने वाला मलबा, इधर से नदियाँ लेकर के आएंगी, इधर प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ लेकर के आएंगी और इसको भर देंगी, ठीक है। अगर ये बात स्पष्ट रूप से भूआकृति विज्ञानी कैसे प्रमाणित की, इस रूप में प्रमाणित की कि यहाँ पे जो उत्तर से दक्षिण की ओर है, अगर उत्तर से दक्षिण की ओर है, इसकी गहराई की निरंतर कम होती गई। इसकी गहराई क्या हुई, निरंतर। यहाँ पे मान लो ज़्यादा गहराई है, आगे कम है, आगे कम है, ऐसे निरंतर इसकी गहराई कम होती गई। तो उन्होंने स्पष्ट प्रमाणित कर दिया कि ये जो मैदान है उत्तर का विशाल मैदान, ये विशाल मैदान प्लेट विवर्तनी की, यानी प्लेटों के आपस में टकराने के कारण हुआ है। और टकराई तो यहाँ खाई बनी और खाई से अवसादन की क्रिया हुई। उस अवसादन में क्या हो गया, यहाँ पे पूरा समतल हो गया भाग, और समतल होने के कारण यहाँ पर क्या बन गया,
यहाँ पे उत्तर का विशाल मैदान बन गया। ये दो मत हैं यहाँ पे, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तो गर्त बनी कैसे, इसमें वलन के कारण, ठीक है। आप समझो, इसको दोनों को कंपेयर करके देखो। यहाँ तो जो भूसन्नति के अनुसार जो वैज्ञानिक बताते हैं, भूविज्ञानी बताते हैं, तो वो तो बताते हैं कि यहाँ पे जब ये वलन की क्रिया हुई, वलन कैसे, जैसे ये ऊपर मोड़दार जो भाग होता है, आप जब देखते हो, आप पर्वतीय क्षेत्र पढ़ते हो हिमालय, तो वहाँ पे आपको हिमालय के आगे ऐसे नाम लिखा हुआ मिलेगा, वलित पर्वतमाला। क्या आएगा, वलित पर्वतमाला। तो वलित का मतलब ही क्या होता है, मोड़दार। क्या होगा, मोड़दार, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वलन पड़े हैं, ठीक है, ये वलन पड़े हैं, ये वलन पड़ने के बाद में जो लास्ट में जगह बची है, यानी वहाँ पे एक गड्ढा बच गया था या गर्त बच गई थी, उस गर्त में इधर से आने वाली नदियाँ यहाँ पे मलबा ला करके जमा कर दिया और ये पूरा क्षेत्र भर दिया। तो यहाँ पे इस क्षेत्र को मैदान कहते हैं। भविष्य में आने वाली, ये प्रमाणित कर दिया है कि भविष्य में उत्तर का जो विशाल मैदान है, उस उत्तर के विशाल मैदान में यहाँ पे एक नवीन पर्वत श्रृंखला बनेगी और वो यहाँ इसकी जगह बनेगी। किसकी, उत्तर के विशाल मैदान की जगह बनेगी। जैसे शिवालिक बनी है, शिवालिक के दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला और बनेगी, तो वो कहाँ बनेगी, इस गर्त में ही बनेगी, ठीक है। यहाँ पे ये तो इस अनुसार बना है, वलन की क्रिया कारण। यहाँ पे दो प्लेटें आपस में टकराई तो यहाँ गर्त बनी है, और उस गर्त में अवसादन की क्रिया के बाद में उत्तर का विशाल मैदान बना है। यानी कि बना एक तरीके से है, लेकिन तरीका अलग अलग है। एक का मतलब अवसादन की क्रिया से बना है, ये कन्फर्म है, क्योंकि नदियों के द्वारा जो मलबा ला करके वहाँ जमा करती गई, वो नदियाँ अवसादन वहाँ पर जमा होता गया, तो उसके कारण ही यहाँ पर मैदान बना है। लेकिन बना दो तरीके से, यानी कोई सा भी तरीका भूवैज्ञानिक ये नहीं प्रमाणित कर पाए कि यही तरीका है या यही तरीका है। तो इनमें क्या होता है, मतभेद होता है। कई विद्वान ऐसे हैं, भूगोलवेता ऐसे हैं, वो कहते हैं भूसन्नति के अनुसार उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। कई भूगोलवेता ऐसे हैं कि यहाँ प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार इसका निर्माण हुआ है। तो आपको दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, दोनों आपको एग्जाम में लिखने हैं। आपको भूसन्नति के अनुसार भी लिखना है और आपको प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार भी लिखना है, ठीक है। ये तो इसकी क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। दो तरीके से तो ये बना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। वर्गीकरण में हम क्या देखते हैं, वर्गीकरण में देखते हैं कि ये कितने भागों में बंटा हुआ है, यहाँ पे कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं, यहाँ पे कौन सी यहाँ संरचनाएं पाई जाती हैं, नवीनतम संरचनाएं यहाँ पे कौन कौन सी हैं, हम इस क्षेत्र को कैसे यूज करते हैं, यहाँ हमारे कैसे काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण को इसने 4 भागों में बांटा है। किसको, उत्तर के विशाल मैदान को, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मैप में देखते हैं। यहाँ पे जैसे ये भाग है भारत के, ये वाला पार्ट है, इसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पे इसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस भाग में यहाँ पे एक भाग तो रखा गया है, इस भाग में ये वाला, ठीक है। दूसरा भाग रखा गया है राजस्थान वाला, ये। तीसरा भाग रखा गया है यहाँ पे ये वाला, और चौथा भाग रखा गया है इसके यहाँ पे ये वाला। आपको समझ में आ गया होगा। पहला प्रकार जैसे ये मान लिया, दूसरा ये मान लिया, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे, 4 भागों में बांटा है। अब इनके अलग अलग बात करेंगे। इस मैदान को बोलते हैं यहाँ पे सिंधु का मैदान। क्या बोलते हैं, सिंधु का मैदान। इसको बोलते हैं यहाँ पे राजस्थान का मैदान। इसको बोलते हैं यहाँ पे गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। और इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसको समझते हैं। आप देखो, इसमें हम देखते हैं कि इस मैदान का ढाल, सबसे पहले हम बात करते हैं इस मैदान का ढाल।
ढाल आपको कैसे पता चलेगा? नदियों के अनुसार चलेगा। नदियों के अनुसार आपको पता चलेगा कि इस मैदान का ढाल किस तरफ है। ठीक है, यहाँ पे इस मैदान को एक बार भूल जाओ, इसके वर्गीकरण को भूल जाओ। यहाँ पे हम 2-3 बात और करेंगे। इसका ढाल देखें तो नदियों के अनुसार हमें पता चलता है कि किस तरफ इसका ढाल होगा। कारण क्या है कि पानी ऐसी चीज़ है जो ढाल के अनुसार ही बहेगी। तो यहाँ पे इधर इसका ढाल दक्षिण पश्चिम की तरफ है। यहाँ पे अगर हम पूरा देखें तो यहाँ का पानी इस तरफ आएगा। ठीक है, इधर बीच में जो नदियाँ हैं वो नदियाँ इस तरफ जाएगी। तो इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व हो गया। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ की जो उत्तरी भाग की नदियाँ, यानी कि उत्तर के विशाल मैदान का पश्चिमी भाग। ठीक है, ये कौन सा भाग हो गया इसका? पश्चिमी भाग। ये भाग मध्य भाग, ये भाग पूर्वी भाग। अगर इसके दक्षिणी भाग की बात करें तो ये इसका दक्षिणी भाग। तो आपको इस मैदान को हम देख रहे हैं, पश्चिमी भाग का ढाल किस तरफ होगा आपको लिखने पड़ेंगे ये चीज़ें, आप समझ लीजिएगा इसको। यहाँ पे पश्चिमी भाग का ढाल होगा दक्षिण पश्चिम की तरफ। ठीक है, दिशाएं कितनी होती हैं? यही होती हैं दिशाएं, उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम, ये होती हैं। तो आपको कभी भी किसी चीज़ की दिशा देखनी हो तो वहीं पे आप क्रॉस का निशान लगा दो। ये क्रॉस का निशान यहाँ पे लगा दिया आपने। ठीक है, अब देख लो पश्चिमी भाग का ढाल किधर है? इधर जा रहा है, तो इन दोनों के मध्य आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे इस दिशा की बात कर रहे हैं। तो ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम हो गई। ठीक है, दोनों दिशाओं के बीच वाली दिशा जैसे दक्षिण है पश्चिम है तो दोनों की दक्षिण पश्चिम, उत्तर है पूर्व है तो दोनों के बीच की उत्तर पूर्व। ठीक है, यहाँ पे ये पश्चिम भाग की बात होगी, ये पश्चिम भाग का ढाल हो गया दक्षिण पश्चिम की तरफ। यहाँ पे जो बीच का भाग है ये मध्य वाला भाग है, इस भाग में इसका ढाल हो गया गंगा नदी और यमुना नदी का पानी किधर जाएगा? ये यमुना नदी, गंगा नदी और इसके सहायक नदियाँ गंगा नदी, इन सब का पानी किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब इस दिशा की बात कर रहे हैं हम, कर रहे हैं ना। यहाँ पे अगर प्लस का निशान लगा दो आप, ये वाला, तो इसका पानी किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा। यहाँ ढाल है तो इसका ढाल ये वाला हो गया। तो इस दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व। और ये आ कहाँ से रहा है? उत्तर पश्चिम से। ये दिशा कौन सी है दोनों बीच की? उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो इसका मध्य का भाग, जो मध्य भाग है, इसका ढाल कैसे हो गया? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ठीक है, पूर्वी भाग है ये वाला, ये कौन सा है? पूर्वी भाग। इसका पानी जो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ये ब्रह्मपुत्र पानी किधर ले जाएगी? दक्षिण की तरफ ले जाएगी। तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसका भाग हो गया। यहाँ पे अगर हम रखें तो ये कौन सा हो गया? नीचे पानी जाएगा बंगाल खाड़ी में, तो उत्तर से दक्षिण। तो पूर्वी भाग का ढाल कैसे हो गया? उत्तर से दक्षिण। 3 बातें कर ली हमने, यहाँ पे तीनों बातें लिख रहा हूँ। इसका पश्चिमी भाग, पश्चिमी ढाल की बात करें हम, ढालों की, ढाल, मैदान का ढाल, पश्चिमी भाग का ढाल हो गया इसका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसका मध्य भाग, मध्य भाग का ढाल हो गया, मध्य भाग का उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। पूर्वी भाग का हो गया इसका, पूर्वी भाग का ढाल हो गया इसका उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बोल दिया और आपने सुन लिया और आप भूल गए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो आप भी तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे यहाँ पे कि ये लिख रहा है तो हम भी देखें इसको, समझ रहे हो? तो इसलिए लिख रहा हूँ पश्चिमी भाग का ढाल है दक्षिण पश्चिम की ओर, मध्य भाग का ढाल है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, और पूर्वी भाग का ढाल है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, यहाँ की बात तो हमने 3 भागों की कर ली, उत्तरी भाग की भी। उत्तर में तो क्या है इसके, यहाँ पे हिमालय कोई ढाल नहीं है। यहाँ पे, यहाँ पर एक पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा। यहाँ से एक नदी निकल करके जाती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, और उस नदी का नाम क्या है?
यहाँ पे सोन नदी। ये जो सोन नदी है यानी कि ये मैदान है, मैदान का ये दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भाग में जो नदी आती है सोन नदी, गंगा में जाकर मिलती है। तो इस सोन नदी का ढाल कहाँ से है? दक्षिण से उत्तर की ओर है या नहीं है? यानी यहाँ से निकल करके ये गंगा में मिलेगी तो यहाँ का ढाल कैसा होगा? इस जगह का यहाँ उत्तर की ओर होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे दक्षिणी भाग का ढाल, दक्षिणी भाग का ढाल कैसा होगा? यहाँ पे दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें इस क्षेत्र की तो यहाँ पे 4 प्रकार के ढाल हैं इस मैदान के। किसके? विशाल मैदान के। पश्चिम भाग में इसका ढाल कैसे हो गया? पश्चिम भाग में दक्षिण पश्चिम की ओर हो गया। मध्य भाग में कैसा हो गया? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। और पूर्वी भाग में कैसा हो गया इसका ढाल? उत्तर से दक्षिण की ओर। और इसका दक्षिणी भाग में ढाल कैसा हो गया? दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इतनी बातें तो हमने ढाल के बारे में कर ली। तो यहाँ पे एक स्थलाकृति और बनती है इस क्षेत्र में। यहाँ पे एक राज्य है मेघालय, यहाँ मेघालय का पठार भी है। इस मेघालय के पठार में यहाँ पे 3 पर्वतीय क्षेत्र हैं, 3 पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे इस आकार में है गारो, खासी और जयंतियाँ। यहाँ पे गारो है, यहाँ पे खासी और यहाँ पे जयंतियाँ। 3 पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे मेघालय में, यहाँ पठारी भूमि पर। इस गारो पहाड़ी और यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे क्या है? छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। यहाँ पे छोटा नागपुर का क्या है? पठार है, जिसके यहाँ किनारे पे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? राजमहल की पहाड़ियाँ। इस भाग में राजमहल की पहाड़ियाँ और ये जो मेघालय का पठार है, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, ये पहले एक पर्वतीय क्षेत्र ही था, ठीक है। इसमें अवतलन की क्रिया हुई, इसमें धंसाव हुआ। कहाँ पे हुआ? इस क्षेत्र में। यहाँ पे धंसने के कारण, इस भाग के धंसने के कारण ये भाग नीचे बैठ गया और बेसिनुमा भाग बन गया। यहाँ पे नीचे बैठने से कैसे बन गया? बेसिनुमा भाग बन गया। तो इस भाग में जो गंगा नदी आती है और ब्रह्मपुत्र नदी आती है, दोनों ने मिलकर के और इस भाग में अवसादन क्रिया कर दी, यानी नदी निक्षेपण कर दिया यहाँ पे। तो ये भाग क्या बन गया? पूरा समतल बन गया। यहाँ पे पहले बेसिन बन चुका था धंसाव के कारण, उसके बाद नदियों का मलबा आकर के इस भाग में जमा होता चला गया। तो इसको बोलते हैं गारो अंतराल या मालदा गैप। इसको क्या बोलते हैं? मालदा या गारो अंतराल। इसका नाम है गारो अंतराल या मालदा गैप, ठीक है। वो इसलिए है कि यहाँ जो प्रायद्वीपीय पठार था, वो प्रायद्वीपीय पठार इधर जुड़ा हुआ था। ये जो प्रायद्वीपीय पठार था, इसका जो पूर्वी यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ भी इस पठारी भूमि पर ही थी, ठीक है। आगे जो मेघालय का पठार है, शिलोंग वाला पठार, ये भी इससे जुड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन बीच में मैदान कहाँ से आया? बात तो ये है कि इस राजमहल की पहाड़ियाँ और गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, इनके बीच में मैदान कहाँ से आया? तो मैदान आया यहाँ पे इसके जो पठारी भूमि है, इसके धंसने के कारण। यहाँ पे इसके धंसाव के कारण जो बेसिनुमा भाग बना, उसमें इन नदियों ने आकर के मलबा ला करके जमा करती चली गई। और मलबा जब जमा हो गया तो समतल भूमि के कारण यहाँ पे जो मिट्टी का जमाव हो गया तो ये मैदान का रूप ले लिया। तो इस क्षेत्र में इसको कहते हैं, इतने ही भाग को, इस भाग को कहते हैं गारो अंतराल या मालदा गैप। तो इसको आप ध्यान में रख लेना। ये तो यहाँ की स्थलाकृतियाँ हो गई, यहाँ की संरचनाएँ होंगी, ठीक है। अब हम इसके वर्गीकरण में हम बात करें, पहले नंबर पे सिंधु का जो मैदान है, एक एक करके हम सभी वर्गीकरण को पढ़ेंगे। सिंधु के मैदान में हम उसकी सहायक नदियों को लेंगे। सहायक नदियों के कारण ही यहाँ पे जो मिट्टी की जो संरचनाएं बिछती है, यानी कि मिट्टी की जो विशेषता होती है वहाँ पे आकर के जम जाना, यानी कैसी कंकड़ीली है या कैसी मतलब कि गिल्ली मिट्टी है या दलदल है या पुरानी मिट्टी हो गई या नवीनतम मिट्टी बिछ रही है। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं 4 प्रकार की विशेषताएं आपको बता रहा हूँ, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हिमालय के दक्षिण में जो उत्तर के विशाल मैदान की संरचनाएं हैं, जिसके कारण यहाँ का उत्तर का विशाल मैदान बना है, वो आज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? यहाँ पे 4 नाम बता रहा हूँ, आपने पहले पढ़ चुके हो। यहाँ पे भाबर है, यहाँ पे तराई है और यहाँ पे खादर और बांगर,
ये 4 प्रकार की यहाँ पे विशेषताएं पाई जाती हैं। कहाँ पर? इस उत्तर के विशाल मैदान में। यानी कि आपको ये चारों पढ़नी होंगी, और जब वर्गीकरण करो आप तो उससे पहले आपको यही दर्शानी होगी कि यहाँ भाबर कैसे क्या है, तराई क्या है और खादर बांगर क्या है। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए हमें इसके एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं इसको। जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, ये हिमालय का पार्ट है। ये क्या है? हिमालय का पार्ट है। हिमालय से जो नदियाँ आती हैं इधर से, ये नदियाँ अपने साथ में कॉन्ग्लोमरेट्स लेके आते हैं, जिसको गोलास्मिका या बाउंड्री कोबल, अगर महीन रूप है, बड़ा रूप होगा तो बाउंड्र बोलते हैं, छोटा रूप होगा किसका? पत्थर का। ठीक है, चट्टाने के टुकड़े होते हैं, बड़ा टुकड़ा बाउंड्रस जिसको कॉन्ग्लोमरेट्स बोलते हैं। ठीक है, छोटा गोलास्म होता है, उससे छोटा गोलास्मिका, और उससे छोटा कोबल होता है, और उससे छोटा पेबुल होता है। तो ये जो हैं बड़े टुकड़े, इनको सबको मिला करके क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमरेट्स बोलते हैं। तो यहाँ से जो चट्टानी टुकड़े इनके साथ में पानी के साथ में आते हैं ये वाले, तो इस भाग के जो पानी के साथ आए टुकड़े इस पर्वत पादी क्षेत्रों में यहाँ इकट्ठे होते चले गए। यहाँ पे क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये जो पत्थर वाले टुकड़े हैं कहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं? पर्वत के ये फुट हिल जोन है, पर्वत पादी क्षेत्र है, इसके अंदर क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। तो इधर से जो जलधारा आती है, पर्वतीय क्षेत्र से जो पानी आता है, वो पानी इसमें क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा, क्योंकि वो पत्थर के अंदर चला जाएगा। यहाँ पत्थर पे गिरते ही इसके अंदर चला जाएगा, जो हमें दिखता नहीं है, दृष्टिविहीन हो जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो दिखाई नहीं देगा तो इस पूरे क्षेत्र को तो क्या कहते हैं? यहाँ पे भाबर कहते हैं। क्या कहेंगे? भाबर कहेंगे। ठीक है, जब ये पानी आगे जाकर के, इसका बारीक रूप है कंकड़ पत्थरों के, यहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट्स के आगे बढ़ता जाएगा ये कॉन्ग्लोमरेट्स। ठीक है, इस भाग में ऐसे जब यहाँ पे लुप्त हो चुका पानी, यहाँ से आया था, इसमें लुप्त हो गया, ये अंदर ज़मीन के अंदर या पत्थरों के अंदर चलता हुआ आगे निकलेगा, और आगे निकल करके इस भूमि में, यहाँ पे इस भाग में दलदली रूप हो जाएगा, क्योंकि गिल्ली मिट्टी हो जाएगी यहाँ पे, और इस गिल्ली मिट्टी के अंदर से ये पानी धरातल पर प्रकट होगा। तो इस भाग में जो ये पानी प्रकट होगा, ये पानी यहाँ पे कहलाएगा तराई। ठीक है, यहाँ पे क्या कहलाएगा? तराई कहलाएगा, जो कि ज़्यादातर भाग उत्तर प्रदेश में है। तराई का ज़्यादातर भाग कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर इसको तराई कहेंगे। आगे जब ये शाखा बढ़ जाएगी, ये पानी हो जाएगा, ये पानी के रूप में, धारा के रूप में आगे बहने लग जाएगा यहाँ पे। तो आगे बहेगा तो इसका पानी, अगर ये जो नदी बन जाएगी, इस नदी के रूप में, यहाँ पे इसके तटबंध है, ये तटबंध है इसके, तो इस तटबंध को तोड़ करके ये पानी इधर की ओर फैल जाएगा। ठीक है, इधर की ओर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। फैलने के कारण जैसे यहाँ तक फैल गया, इस भाग तक फैल गया ये वाला, इस भाग में अगर एक बार फैल गया, यानी इसके तटबंध टूट गए और पानी फैल गया, बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के कारण इसके साथ जो मिट्टी आई थी, मिट्टी कहाँ से बनती है? चट्टानों के बारीक कणों की। यहाँ पे देखो इतना बड़ा टुकड़ा आया, यहाँ पे इससे छोटा हो गया टूट कर, यहाँ पे और छोटा हो गया, यानी ये छोटे महीन रूप होता चला गया। यहाँ आते आते ये इतना महीन हो गया कि ये पानी में घुलने लग गया। ठीक है, तो इसके पानी के साथ घुल करके ये जो मिट्टी है, वो मिट्टी का यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे जमाव हो जाता है इस क्षेत्र में, और इधर भी क्या हो जाएगा? जमाव हो जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में मिट्टी का जमाव हो जाता है बाढ़ आने के कारण, या इसके तटबंध टूटने के कारण। आ गया समझ में? यहाँ पे इतने आने के बाद में अगर फिर इसका बहाव तेज़ आया, इस पानी की गहराई यहाँ पे तेज़ हुई, तो यहाँ पे पानी क्या करेगा? कटाव करेगा, इसको और गहरा कर देगा। इस भाग को, नदी का जो बेसिन क्षेत्र, इसको और गहरा कर देगा। नदी अब इसके अंदर से बहने लग गई, इसका पानी यहाँ पे बाढ़ नहीं आई, और बाढ़ नहीं आने के कारण इसका जो पानी है, वो पानी जैसे इसके तटों के पास तक ही बहने लग गया। ठीक है, इसके पास तक ही बहने लग गया। अब तो यहाँ पे जो ये तो पानी है, इसके साथ मिट्टी बार बार आकर के जमाव कर देती है, लेकिन यहाँ पानी पहुँच नहीं पाता, तो ये मिट्टी क्या हो जाएगी? पुरानी हो जाएगी, जिसके अंदर यहाँ पे रे कलर वाली समस्या हो जाएगी, जिसमें चुनने की जो मात्रा परत बिछ जाती है। आप देखते हो कहीं पर कि वहाँ आपको देखने को मिलता है ज़मीन के ऊपर सफ़ेद नमक जैसी परत बिछ जाती है, तो वो पुरानी मिट्टी हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पानी की मात्रा है वो तो सूख जाती है या जलवाष्प के रूप में ऊपर चली जाती है। जो बचा कुछ लवण, ये जो पदार्थ हैं वो मिट्टी के अंदर रह जाते हैं, तो वहाँ पे रे कलर वाली समस्या आ जाती है। ठीक है, तो इस पुरानी मिट्टी को यहाँ पे कहते हैं बांगर।
क्या कहेंगे, बांगड़ कहेंगे। और ये बार बार बिछती है, बार बार कहाँ बिछती है, एक तो नदी के जो मैदान है जहाँ पे पानी पहुँचता है वहाँ पे, और एक जो ये जलोढ़ बनाती है जहाँ पे नदी समुद्र में गिरती है जिससे पहले ये जलोढ़ का निर्माण करती है, वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी नवीनतम मिट्टी मिलती है। और ये नवीनतम मिट्टी क्या कहलाती है, खादर कहलाती है। ये तो क्या हो गई, पुरातन मिट्टी, पुरातन, और ये क्या हो गया, खादर, नवीनतम मिट्टी हो गई, नवीन। ठीक है, तो आपको ये चारों बातें आपको समझ में आ गई होगी कि पर्वतीय क्षेत्रों से जो जलधारा पत्थर के रूप में आगे जमा हो जाती है, वहाँ लुप्त होने के कारण वहाँ पे जो प्रदेश बनता है उसको भाबर बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे दलदली क्षेत्र होता है, पानी धरातल पर पुनः प्रकट होने लग जाता है, उसको तराई बोलते हैं। जहाँ पे एक बार पानी पहुँच गया उसके साथ जो मिट्टी पहुँच गई वो पुरानी मिट्टी हो गई, यानी उच्च भूमि में जो मिट्टी का जमाव हो गया वो बांगर है, और जहाँ बार बार मिट्टी का जमाव हो रहा है वो खादर है। ठीक है, ये 4 प्रकार की आपको विशेषता याद रखनी है उत्तर के विशाल मैदान में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सिंधु नदी का मैदान। और सिंधु नदी के मैदान में नदियों की बात करते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो 5 प्रकार की नदियाँ हैं सिंधु में, उसकी सहायक नदियाँ और सिंधु मिलकर के 6 नदियाँ हैं। वैसे तो इसमें और भी नदियां हैं जो इसके उत्तरी भाग में मिलती हैं, दक्षिण में जास्कर वगैरह हैं, लेकिन ये नदियों वाले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे क्योंकि अभी हम विशाल मैदान पढ़ रहे हैं। तो विशाल मैदान के अंदर हम मोटे मोटे नदियों की बात करेंगे, जिसके बीच में जो मैदान बनता है, नदियों के बीच में जो पानी के साथ आई हुई मिट्टी का जो जमाव हो जाता है उस मैदान की हम बात करेंगे। आगे अगर इसके उत्तर में बात करें तो गोमल, काबुल, गिलगित, स्वात, इस प्रकार की नदियां आकर के मिलती हैं। उस नदियों की बात हम जब अपवाद अंतर पढ़ेंगे उसमें करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे केवल सिंधु की सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान का निर्माण करती हैं उस प्रकार की नदियों की बातें करेंगे। तो यहाँ पे सिंधु का मैदान है भारत वाले इस क्षेत्र में। यहाँ पे हम बात करें, ये भारत वाला क्षेत्र है। ठीक है, इस भाग में यहाँ पे मानसरोवर से ये नदी आती है, ये जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, सिंधु नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदियों में जैसे यहाँ पे जास्कर नदी है, उसके हम बाद में बातें कर लेंगे। यहाँ पे गिलगित है, स्वात है, काबुल है, यहाँ पे गोमल है, इस प्रकार की नदियाँ आकर मिलती हैं। लेकिन यहाँ से इस सिंधु नदी, मुख्य नदी सिंधु है, यहाँ से एक नदी आती है झेलम, और झेलम में मिल जाती है चिनाब, और चिनाब मिल करके किस में चली जाती हैं, सिंधु में चली जाती हैं। इधर एक नदी आती है यहाँ पे रावी, और रावी के अंदर यहाँ पे व्यास और सतलज नदियाँ आकर के मिल जाती हैं, और रावी के साथ पानी ले जा करके किस में मिल जाएगी, चिनाब में, और चिनाब किस में मिल जाती है, सिंधु में। तो इस प्रकार की ये नदियाँ हैं। उत्तर में कौन सी है, यहाँ झेलम है, फिर यहाँ सिंधु के बाद में झेलम नदी, झेलम के बाद में चिनाब, चिनाब के बाद में है यहाँ पे रावी नदी, उसके बाद में व्यास, और लास्ट में कौन सी है, सतलज नदी। सतलज नदी और ये जो नदी है सिंधु, ये दोनों पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। कौन सी हैं, पूर्ववर्ती। हमने पहले बात कर चुके हैं पूर्ववर्ती नदी के बारे में। ये कौन सी नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच में जो यहाँ इसके जो मैदान है या पानी के साथ जो जमा हुआ, इसके बीच वाला भाग, यहाँ पे ये जो झेलम और चिनाब के बीच वाला पार्ट है, इसके बीच में ये वाला पार्ट है, इसके बीच में ये वाला, और इसके बीच में ये वाला। तो इनके बात करेंगे हम। इन दोनों के बीच के भाग को कहते हैं यहाँ पे दोआब। क्या बोलते हैं, दोआब। इस मैदान भाग को क्या बोलेंगे, दोआब बोलेंगे। यानी यहाँ पे 5 प्रकार के दोआब बनते हैं। इसके हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।